हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 5 जनवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले हम लोग देखेंगे कल के रिवीजन से। जी हाँ, हमने एक दिन का रिवीजन भी रख दिया है। तो कल का हम 4 जनवरी का रिवीजन देख लेंगे। यहाँ पर कल हमने जो पढ़ाया था उसका रिवीजन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं कि पहला सवाल है कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है। उन्होंने महिलाओं के लिए 1848 में स्कूल कहाँ खोला था? तो ये भीड़ेवाड़ा में। जी हाँ, भीड़ेवाड़ा में, पुणे में उन्होंने खोला था। अपने जो उनके पति थे, जिसे आप लोग जानते होंगे, ज्योतिबा राव फुले, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने भीड़ेवाड़ा पुणे में खोला था। अगला देखेंगे, मोदी ने पिपरावा अवशेष का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया। पिपरावा स्तूप कहाँ से संबंधित है? हमारे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से संबंधित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि हमारा होम जिला भी है। तो ये हमारे सिद्धार्थनगर से ही पिपरावा संबंधित है और हमारे यहाँ से यह लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगला देखेंगे कि बेलू नाचियार। जी हाँ, रानी बेलू नाचियार का जन्मदिन कब मनाया गया? तो यह 3 जनवरी को मनाया गया। जी हाँ, 3 जनवरी को आप लोग याद रखेंगे। यह तमिलनाडु की एक महान शासिका मतलब कही जाती हैं। वहाँ पर एक शासिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर नारी सशक्तिकरण को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, तंबाकू का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कब लागू हुआ? तो 1 फरवरी को लागू हुआ। इसे आप लोग हमेशा हम लोगों ने पढ़ा था। फिर अगला देखेंगे रिवीजन के तौर पर। कल हमने पढ़ा था कि एमोइंत इरतपा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। अगला देखेंगे, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस शहरों में चलाई जाएगी? जी हाँ, ये कोलकाता में हावड़ा से, जी हाँ, हावड़ा से आपका गुवाहाटी के बीच में चलाई जाएगी। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह 68वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। फिर अगला देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रीनिवास को से नियुक्त किया गया। इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें 2 क्रिकेटर ने, मैथ्यू बेड और उस्मान ख्वाजा ने यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? सॉरी, यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो इस संजोड मारीजने को बनाया गया। जी हाँ, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? संजोड मारीजने को। अगला देखेंगे, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि 15 अगस्त 2027 को लॉन्च की जाएगी, कहाँ से कहाँ चलेगी? तो ये मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, 508 किलोमीटर। केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये सुनीता विलियम्स को किया गया, जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खारा को। तो यहाँ हम लोगों ने ये कल का रिवीजन था, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पे। जी हाँ, देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल पे। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है? जी हाँ, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सांख्यिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांख्यिकी मंत्रालय। जी हाँ, सांख्यिकी मंत्रालय ने यहाँ पर अपना शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे कि सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना यहाँ पर अपना लोगो शुभंकर लॉन्च किया है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे देखेंगे। सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय ने नए लोगो शुभंकर लॉन्च किया है। यह पहल डेटा आधारित शासन, पारदर्शिता, नीति निर्माण, विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित करती है। इसमें अशोक चक्र है, जो कि सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। फिर इसके बीच में रुपये का चिन्ह है, जो कि आर्थिक योजना और राजकोषीय नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका को करता है। साथ ही साथ इसमें संख्यात्मक आकृतियां हैं, जो ऊपर की ओर बढ़ती ग्रोथ बार हैं, और यह आधुनिक डाटा प्रणालियों, सटीक आंकड़ों से संचालित प्रगति का संकेत है। लोगों में केसरिया सफ़ेद और गहरा नीला रंग का प्रयोग किया गया है। यह रंग राष्ट्रीय तिरंगे से प्रेरित हैं और विकास, स्थिरता, सतर्कता, विश्वास और ज्ञान जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों के साथ MOSPI ने अपना शुभंकर सांख्यिकी भी लॉन्च किया है और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों में जन भागीदारी बढ़ने और प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि NSO, जी हाँ, नेशनल
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपना लोगो जारी किया है और शुभंकर भी लॉन्च किया, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि यह जो एनएसओ है यह हमारे 2019 में आया था। जी हाँ, 23 मई 2019 में यह आया था। यह हमारा जो है एनएसओ जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को विलय करके एनएसओ की स्थापना की गई थी। जी हाँ, यहाँ पर एनएसओ और CSO को मिलाकर एक एनएसओ की स्थापना की गई थी, जो कि 23 मई 2019 को। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, दो बना था। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। आज का अगला सवाल जो कि युद्धाभ्यास से है। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी भारत ईरान, ऑप्शन नंबर सी भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी भारत UAE। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत और UAE। जी हाँ, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास हाल ही में भारत और UAE के बीच हुआ। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, अगले स्लाइड पर देखेंगे। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण 18 से 30 दिसंबर 2025 को अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में संपन्न हुआ। जी हाँ, ये कहाँ कब हुआ? 18 से 30 दिसंबर को हुआ। कहाँ हुआ? अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में। कौन सा अभ्यास था? डेजर्ट साइक्लोन का सेकंड दूसरा संस्करण था ये। भारतीय दल से 45 सैनिक शामिल थे, जो मुख्य रूप से मैग्नाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन थे। वही UAE की थल सेना की प्रतिनिधित्व 53वें मैग्नाइट इन्फेंट्री बटालियन ने किया। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड में हेलिबो ऑपरेशन तथा एयर असॉल्ट ड्रिल्स भी शामिल थी। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास पश्चिमी एशिया में भारत की रक्षा कूटनीति डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास पश्चिमी एशिया में भारत की रक्षा कूटनीति को मजबूत करते हैं और वैश्विक शांति अभियानों में भारत की भूमिका का समर्थन करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इस समय अभ्यास ज़्यादातर हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक अभ्यास और हमने पढ़ा कि डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है ये भारत UAE के साथ हुआ। कहाँ हुआ? ये हुआ हमारे कब हुआ? ये 18 से 30 दिसंबर को आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में हुआ और यह इसका दूसरा संस्करण था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें भारतीय दल में कुल 45 सैनिक शामिल हुए, जो कि मैग्नाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से शामिल हुए। इसमें हेलिबो ऑपरेशन और एयर असॉल्ट ड्रिल्स भी शामिल हुए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम थोड़ा कुछ अभ्यासों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हाल ही में कुछ अभ्यास यहाँ पर हुए हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो अजय वारियर अभ्यास जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ, या भारत और ब्रिटेन के साथ हुआ। मालाबार जो है क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है अभ्यास, अभी हाल ही में हुआ। अगला देखेंगे मित्र शक्ति अभ्यास, जो कि ये श्रीलंका के साथ हुआ और ये बेलगामी कर्नाटक में हुआ है, इसे आप लोग याद रखिए। फिर सूर्यकिरण का 19वां संस्करण, जी हाँ 19वां संस्करण भी हुआ है हाल ही में, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है, ये भारत और नेपाल के साथ। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास नेपाल के साथ 19वां संस्करण का पिथौरागढ़ नेपाल में हुआ। एक्वेरियन युद्धाभ्यास जो कि अभी केरल तिरुवनंतपुरम में हुआ है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। तो ये भी युद्धाभ्यास आप लोग याद रखिएगा, और जहाँ हाल ही में हुए हैं ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। चलिए अब लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पे, और ये हमारे यूपी स्पेशल से भी संबंधित है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल से संबंधित ये है। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। जी हाँ, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हमारे वाराणसी में उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे किया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन 4 जनवरी को काशी के तो यहाँ हमने पढ़ा कि इसका जो उद्घाटन है 4 जनवरी को काशी के यहाँ पे ये सिगरा होगा। जी हाँ, सिगरा स्टेडियम में। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा, सिगरा, यहाँ पर इसे आप लोग पढ़िए, सिगरा स्टेडियम में ये हुआ। सांसद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली रूप से किया, और इसमें देश भर में कुल 58 टीम शामिल होंगी, जिसमें पुरुषों की 30 टीम तथा महिला की कुल 58 टीमें भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप में स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में 1984 के बाद यह चैंपियनशिप होने जा रहा है, जिसमें 1044 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 540 पुरुष होंगे और 504 महिलाएं होंगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे के अलावा इसमें सेना के तीनों अंगों जो कि जल, थल और नभ तीनों की टीमें भाग लेंगी, इसमें प्रतिभाग करेंगी। यह प्रतियोगिता 11 जनवरी तक चलेगी। जी हाँ, वॉलीबॉल जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें 6 प्लेयर होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर यह इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि यह कौन सी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, या 72वीं है। जी हाँ, ये इसका उद्घाटन किसने किया, कहाँ कब हुआ, तो 4 जनवरी को हुआ। कहाँ हुआ, या काशी के सिगरा में। जी हाँ, सिगरा में, इसे आप लोग याद रखिएगा, सिगरा स्टेडियम में वाराणसी में हुआ। और किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से किया। और इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो इसमें 58 टीम भाग ले रही हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसमें 30 टीम पुरुषों की है और 28 टीम महिलाओं की है। और इसमें स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के ऑब्जर्वर भी इसमें शामिल होंगे। और यह 1984 के बाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें 540 पुरुष और 504 महिलाएं शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें रेलवे के अलावा इस बार सेना के तीनों अंगों जल, थल, नभ की टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। आज का चौथा सवाल देखेंगे जो कि नियुक्ति से संबंधित है। हाल ही में किन 3 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, पटना, मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, केरल, पटना। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, अमरावती, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, पटना, मेघालय। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, अगले स्लाइड पर पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते डेरे को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर 3 जो न्यायमूर्ति हैं, इनकी नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह जो नियुक्तियां हैं, अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्तियां और अनुच्छेद 222 के तहत तबादले किए गए हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जो न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं तो अनुच्छेद 217 के तहत होती है, और उनके जो तबादले होते हैं 222 के तहत किए जाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम थोड़ा हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 3 का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है, एक से अधिक राज्यों पर है। जी हाँ, देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें तीन जो हाई कोर्ट हैं उनका जो क्षेत्राधिकार है एक से अधिक राज्यों पर है। पहला हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट था, 1916 में बना था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। और जो हमारा भी लेटेस्ट वाला है झारखंड उच्च न्यायालय है, जो कि 2023 में बना है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर फैक्ट पे। जी हाँ, वन लाइनर में आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर में क्या, हम जो भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वन लाइनर में आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ 4 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, किस राज्य ने लापता व्यक्तियों के लिए ऑपरेशन मिलाप। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ऑपरेशन मिलाप चलाया है, तो यह दिल्ली पुलिस ने चलाया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, क्रिप्टो एक्सचेंज और माइनिंग को कानूनी मान्यता किस देश ने दी है। जी हाँ, यह सिर्फ तुर्कमेनिस्तान ने दी है, तुर्कमेनिस्तान ने। अगला देखेंगे, अजय सिंघल को कहाँ का डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे हरियाणा के, जी हाँ सॉरी डीजीपी होगा यहाँ पे, ये हमने गलती से डीएसपी लिख दिया है, ये डीजीपी होगा। ये कहाँ का डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो ये हरियाणा के। जी हाँ, अजय सिंघल को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। फिर अगला देखेंगे, इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, डीजीपी। अगला देखेंगे, महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो ये दीप्ति शर्मा जी बनी है। जी हाँ, दीप्ति शर्मा जी। और हाल ही में जो स्मृति मंधाना है 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, जो कि मिताली राज के बाद दूसरी महिला। अगला देखेंगे, डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सा रक्षा प्रणाली लॉन्च किया है। तो सुदर्शन चक्र। जी हाँ, सुदर्शन चक्र भी हाल ही में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में लॉन्च किया है। और डीआरडीओ की स्थापना जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 जनवरी 1958 को मनाया गया अभी हाल ही में। इसे भी आप लोग याद रखिए, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, केरल साहित्य महोत्सव में अतिथि के रूप में किस देश को आमंत्रित किया जाएगा। तो जर्मनी को किया गया है। जी हाँ, वहाँ पर अगर सुनीता विलियम्स को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तथा अतिथि देश के रूप में अगर पूछा जाए तो जर्मनी को आमंत्रित किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
फिर अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने स्कूल के प्रार्थना सभा में हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो यह राजस्थान ने किया है। जी हाँ। अब यहाँ यूपी का भी हमने कुछ पढ़ा था कि वहाँ यूपी में शायद हर कॉलेजों में अखबार को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, ऐसी कुछ न्यूज़ हमने पढ़ी है। फिर अगला देखेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म के 50वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? हमारे दुबई में किया गया। युवा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ ये हमारा वन लाइनर का फैक्ट था जिसने हम लोगों ने क्लियर किए। यहाँ पर हमने 10 से 11 सवाल वन लाइनर में डिस्कस किए, 4 सवाल विस्तृत रूप से पढ़े। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे एक ही इसी 10 से 20 मिनट की क्लास में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों का और ज़्यादा ही क्वेश्चनों का समावेश हो जाता है। और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के बारे में भी आपको बताया जाता है, उससे भी आप उतने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, आज हमने क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लिया इसमें। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ, न्यायाधीश हाई कोर्ट के बारे में आज हमने डिस्कस भी किया। तो आप आज हमें बताइए कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने हाई न्यायाधीश हैं। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसे भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुण भंसाली, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर सी बी आर गवाई, ऑप्शन नंबर डी संजीव खन्ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में का मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसमें कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, मतलब न्यायाधीश हैं इसमें। तो इसे आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और तो ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह कक्षा आप लोगों को कैसी लग रही है? 10 से 20 मिनट में आपको इतनी सारी जानकारी लाना, जानकारी देना आपको कैसी लग रही है, इसको ज़रूर बताना चाहिए। आपको बताइए हमारे इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को शेयर भी करें लोगों तक, और सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें सहयोग करें, तभी हम आपके लिए और अच्छे अच्छे सेगमेंट और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ पाएंगे। और हमारा एनसीईआरटी का जो क्लास है वो भी चल ही रहा है। आप लोग 10 क्वेश्चनों का क्लास डेली मतलब आपको मिल रहा है एनसीईआरटी 6 से 12। साथ ही साथ हमने जीएस का भी पोर्शन शुरू कर दिया है। जो विज्ञान का पहली क्लास आप लोगों को आज अपलोड मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए सेगमेंट, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।